हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 4 का सेक्शन ए। और अगर आपको गाला के सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारे कोर्स में ऐप में अवेलेबल है पीडीएफ के फॉर्म पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और एग्जाम की बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इसकी प्रिपरेशन जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करना ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 4 सेक्शन ए। तो सेक्शन ए है आपका 24 मार्क्स का, जिसमें आपका टारगेट है कि आपको 24 आउट ऑफ 24 ही स्कोर करना है ना। स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर ऑल्टरनेटिव। पहला क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट देके रखे हैं कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये एकदम करेक्ट है क्योंकि √5 एक इरेशनल नंबर है। √2, √3, √5 ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। दूसरा है कि इफ m इज एन ऑड नंबर ग्रेटर देन 1, m एक ऑड नंबर है 1 से बड़ा, यानी कि 3, 5, 9 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, तो अगर √m हम करें तो वो एक इरेशनल नंबर बनेगा। तो देखो जैसे √5 हो गया ऑड नंबर है, इरेशनल है, ठीक है। √3 वो भी ऑड है, इरेशनल है। लेकिन सारे ऑड नंबर रूट में इरेशनल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 9 एक ऑड नंबर है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो √9 बाहर आके हो जाता है 3, जो कि एक रैशनल नंबर है। इसलिए हर बार ऑड नंबर अंडर रूट में इरेशनल नहीं होते, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। तो अपना आंसर इज ऑप्शन ए, x करेक्ट है और y इनकरेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ग्राफ पूछा है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px गिवन है, तो नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस होंगे जितनी बार ये ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर एक ही बार x एक्सिस को टच किया है, तो इसलिए इसका आंसर होगा कितने जीरोस, तो ऑप्शन ए 1 0। फिर है 3x + 27 y = 147, 2x 27x + 33 y = 153। तो x - y क्या होगा। यहाँ पर आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके x और y फाइंड करो, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। MCQs है तो उसी तरीके से हम यहाँ पर टाइम देंगे। कितना होगा, 33x + 27y = 147। फिर यहाँ है 27x + 33y = 153। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम प्लस करें तो हमको x + y मिल जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करना मतलब साइन चेंज करना। तो 33 - 27 कितना होता है, 6x। 27 - 33 तो -6y इक्वल्स टू 147 - 156, तो यहाँ पर भी आएगा 6, वो भी माइनस का। यहाँ देखो 6 कॉमन आ गया, अंदर बचा x - y = -6। 6 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो -6/6, 6 1 = 6। तो x - y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, आंसर क्या है, x - y = -1, ऑप्शन डी। चल नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2x² - 2 5 = 10 इक्वल्स x² + 6। 2x² - x² ये हो जाएगा x² -10 - 6 है ना, -10 - 6 -16 = 0। अब 16 यहाँ पर लेके चले जाओ तो प्लस हो जाएगा। अब दोनों जगह रूट लगा देंगे क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये हो जाएगा x। और 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का, तो हमको यहाँ पे दो आंसर मिलेंगे, या तो प्लस का 4 या तो माइनस का 4। तो इसके रूट्स क्या होंगे, +- 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है, चलो। The fourth term from the last term of the finite AP -11 -8 -5 till 49 is। अब यहाँ पर फोर्थ टर्म पूछा है, लेकिन आखिरी से फोर्थ टर्म पूछा है हमको, है ना, फोर्थ टर्म फ्रॉम दी लास्ट। तो इधर पे सबसे पहले देखो कि पहला टर्म आपका हो जाएगा ये -11, फिर दूसरा है -8। इधर पे अगर हम डी फाइंड करें, कैसे करेंगे, -8 -11 -8 -11, तो हो जाएगा -8 + 11, तो कितना हो गया, 11 - 8 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 3। ओके,
डी की वैल्यू क्या आई 3, लेकिन जब हमको यहाँ पर फ्रॉम द लास्ट पूछा है तो इस AP को हम रिवर्स कर देंगे, तो हमारा पहला टर्म हो जाएगा 49। अब एक बात सोचो, जब हम ऐसे करके इस तरीके से इधर आ रहे हैं तो जो D है वो 3 है, यानी कि -11 + 3 -8 + 3 -5 + 3, लेकिन अगर हमको उल्टा जाना है तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। देखो -5 -3 -8 -3 इस तरीके से चलेगा। तो इधर पे जो हमारा नया AP बना फ्रॉम द लास्ट, तो पहला हो जाएगा 49, फिर माइनस करो 49 - 3 46, -3 करो 43 और इस तरीके से, है ना। तो हमको इसका फोर्थ टर्म ढूंढना है, तो ये यहीं से पता चल जाएगा। फोर्थ टर्म यहाँ पे क्या होगा 40, ये आखिरी से पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा टर्म, ठीक है, इधर से ही पता चल गया। पर अगर फॉर्मूला यूज करना है तो कर सकते हैं, A4 = A + 3D, तो यहाँ पर A हो जाएगा 49 क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया सीरीज, और D हो जाएगा, ये प्लस का 3 था और यहाँ पे D हो जाएगा -3, ठीक है। तो 49 + -, 3 3 9, 49 - 9 हो गया 40। तुम्हारा फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट कितना आ गया 40, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट में हमको बताना है कि फिगर हमको दे के रखा है जिसमें एंगल Q जो है ऑफ एंगल PQR ये 90 डिग्री है और QM इज एन एल्टीट्यूड। अगर ये एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, एल्टीट्यूड यानी कि 90 डिग्री, ये 90 तो ये भी क्या होगा 90 ही होगा। तो हमको बताना है कि PMQ के सिमिलर कौन सा ट्राइंगल है, PMQ ये वाले ट्राइंगल से सिमिलर कौन सा ट्राइंगल है। तो इसके लिए हमको थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। इस PQR को पहले हम इससे सिमिलर बताएंगे, फिर इस PQR को हम ये छोटे वाले ट्राइंगल से सिमिलर बताएंगे, और उसके बाद फिर पता चलेगा कि वो किसके सिमिलर है। तो अगर हम यहाँ पर PQR एक ये वाला ट्राइंगल ले, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल ठीक है, PQM ये वाला ट्राइंगल ले, तो आप देखो इन दोनों ट्राइंगल में जो एंगल P है वो कॉमन है, ठीक है, दोनों में एंगल P कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर एंगल Q और यहाँ पर ये वाला एंगल M, ये दोनों क्या है 90 है, ठीक है। तो दो एंगल हमको सेम मिल गए, एक तो कॉमन है और दूसरा दोनों 90 है, तो एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। तो इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल PQM, एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल ये PM या QMP, ठीक है, या PMQ जो लिखना हो एक ही बात है, यहाँ एंगल M की बात कर रहे हैं। तो बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल PQR और ये ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल PMQ, ये दोनों 90 डिग्री है। उसके अलावा एंगल P इक्वल्स टू एंगल P क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल PMQ, ठीक है, PMQ। किस तरीके से, पहले P लिखा क्योंकि P दोनों में कॉमन है, उसके बाद यहाँ पर एंगल Q और यहाँ पे एंगल Q, यहाँ एंगल M दोनों 90 है, तो PQMQ बचा क्या, यहाँ पे जो रेस्ट में बचा वो लिख दिया, ठीक है। तो PQR इज सिमिलर टू PMQ, डन। चलो अब इसी तरीके से क्या करना है, अब हमको ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है, लेकिन उसके बाद नीचे वाला ट्राइंगल लेना है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये दोनों सिमिलर है। देखो एंगल PQR और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, एंगल QMR। तो यहाँ देखो इधर पे एंगल R दोनों में कॉमन आ रहा है, बड़े वाले ट्राइंगल में और ये छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल R जो है वो कॉमन है। फिर बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल Q 90 है और यहाँ पर ये वाला एंगल 90 है, तो इधर भी एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे।
तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल कौन सा QRM, एंगल R इक्वल्स टू एंगल R क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, फिर एंगल PQR और एंगल यहां पर कौन सा एंगल है QMR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों ही 90 डिग्री है। देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब यहाँ पर देखो, इधर एंगल Q90 है और इधर एंगल M90 है, तो बीच में आ जाएगा M। फिर यहाँ पर एंगल R और इधर पर एंगल R, ये दोनों कॉमन है तो R की जगह R रहेगा। ठीक है, और देखो फिर क्या बचा हमारे पास, ये वाले ट्राइंगल में QMR, तो इधर हो जाएगा Q। इस तरीके से हम सिमिलैरिटी लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पहला इक्वेशन, ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब देखो PQR, अगर PQR PMQ से सिमिलर है और PQR QMR से भी सिमिलर है, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ट्राइंगल PMQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल QMR। और दोनों इक्वेशन से हमको पता चला कि ट्राइंगल PMQ सिमिलर टू ट्राइंगल QMR, तो PMQ सिमिलर टू ट्राइंगल QMR, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट। Fill in the blanks with correct alternative. The perimeter of a triangle with vertices is dash. Perimeter निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारे ट्राइंगल की जो ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड को हम ऐड कर देंगे। तो कोऑर्डिनेट्स हम बनाए, पहला हो गया 0 0, फिर 5 0 और फिर 0 12। अगर हम यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो ये ओरिजिन हो गया ना, 0 0 क्या होता है, ओरिजिन होता है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से हम डायरेक्ट x² प्लस y² अंडर रूट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो AC और AB फाइंड करने के लिए हम वही करते हैं, AB इज इक्वल्स टू, फ्रॉम ओरिजिन फाइंड कर रहे हैं तो अंडर रूट x² प्लस y², तो 0² प्लस 12², 12² क्या होता है 144, बाहर निकला, ये हो गया 12। फिर AC फाइंड करने के लिए इसी तरीके से ओरिजिन से है, तो x² प्लस y², 25 बाहर आया 5। अब बचा BC के लिए पूरा फॉर्मूला यूज करेंगे D का, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 12 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5² प्लस 12², है ना। 5² प्लस 12², क्यों प्लस लिखा, डायरेक्ट यहाँ पे वो लिख देती हूँ। चलो 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब देखो 0 माइनस 12 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होगा प्लस 144, और प्लस 144 कितना होता है 169, और 169 परफेक्ट स्क्वायर होता है 13 का। ओके, तो 169 बाहर निकल के हो जाएगा 13। चारों साइड्स आ गई, तो बस पेरीमीटर क्या होगा 12 प्लस 5 प्लस 13, 12 प्लस 5 प्लस 13, 12 प्लस 5 होता है 17, 17 और 3 20, 20 और 10 30, तो ये आया 30 यूनिट। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन 3, 30 यूनिट्स। फिर है अंडर रूट 1 माइनस इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये हो गया 1 माइनस 1, ये हो गया अंडर रूट 0, बाहर आया तो 0, तो आंसर इज 0, है ना, एकदम सिंपल। चलो नेक्स्ट है 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर टेंजेंशियल टू अ सर्कल, यानी कि ये क्वाड्रिलेटर है और इसकी जो चारों साइड्स हैं वो टेंजेंट है सर्कल के, नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, AB 7.2 है, BC 8.5 है,
DA 6.9 है, हमको फाइंड करना है CD। तो जब भी ऐसा होता है सर्कमस्क्राइबर सर्कल कोई भी क्वाड्रिलेटर, तो उसके अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है, यानी कि इन दोनों को ऐड करो इक्वल्स टू ये दोनों का सम। तो ये हो जाएगा AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AD प्लस BC नहीं DC है, AB प्लस DC इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। वैल्यूज रख देते हैं, AB 7.2 है, DC हमको फाइंड करना है, AD 6.9 है और BC 8.5 है। ठीक है, 7.2 प्लस DC लिखो CD लिखो, एक ही बात है, इनको ऐड करो तो ये हो जाएगा 4 9 15.4। ठीक है, तो CD कितना हो जाएगा 15.4 माइनस 7.2, देयरफॉर CD इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 2 और 15 माइनस 7 होता है 8, तो 8.2। CD कितना आया 8.2। ठीक है, बस इसमें क्या करना है, अपोजिट साइड को ऐड करके इक्वेट कर देना है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हैविंग रेडियस R एंड एंगल अल्फा। तो देखो यहाँ पर वो थीटा की जगह अल्फा रखना है, बाकी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वही रहेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा ये अल्फा, तो अल्फा पाई R स्क्वायर, अल्फा पाई R स्क्वायर दोनों जगह है पर अपॉन में 360 आना चाहिए, तो ये होगा आंसर अपॉन 360। ठीक है, चलो, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 35, तो ये सिलेंडर है, इसका जो रेडियस है वो है 35 और इसकी जो हाइट है, अच्छा, रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर है 35 सेंटीमीटर ईच, रेडियस भी 35 और हाइट भी 35 है। कर्व सरफेस एरिया हमको निकालना है, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH, 2 इंटू 22/7 इंटू 35 इंटू 35, 7 5 ज़ा 35, ये देखो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 10 इंटू 22 इंटू 35। अब 35 इंटू 22 कर दो, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, फिर से 70 0 7 7। ठीक है, तो ये हो जाए 7 7 0 0 7 7 0 0 सेंटीमीटर है यूनिट, हाँ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 7,700 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि ये ऑप्शन 7,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, चलो नेक्स्ट, सब ऑब्जर्वेशन आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये सब ऑब्जर्वेशन है। इफ मीडियन, यहाँ पे उनका मीडियन 35 है, तो x की वैल्यू फाइंड करो, तो उसके लिए क्या करते हैं, m इज इक्वल्स टू n+1/2 कर ही देना है, और या इवन हो कुछ भी हो, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ऑब्जर्वेशन है, प्लस 1/2 9/2 हो जाएगा 4.5 ऑब्जर्वेशन। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी आया, जैसे 4 आया तो 4th ऑब्जर्वेशन, 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, तो मीडियन आपको ऑलरेडी दे के रखा है 35 इज इक्वल्स टू 4th ऑब्जर्वेशन क्या है, 1st 2nd 3rd, ये 4th है, तो x + 3 और 5th ऑब्जर्वेशन x + 9 है डिवाइड बाय 2। अब 2 को यहाँ ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 70 हो जाएगा, ये 2x + 12 हो जाएगा, x + x 2x, 9 + 3 12। अब 12 यहाँ आ जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 12, तो 2x हो जाएगा कितना 8 लेंगे तो 20 हो गया, और 50 हो जाए 58, तो x इज इक्वल्स टू 58/2, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 9 ज़ा 18, तो x की वैल्यू आ गई 29। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 29। डन है,
चलो, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। State whether the following statements are true or false. The probability of leap year having 53 Fridays. अब लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि कितने वीक्स होंगे। तो 7 5 जा 35, माइनस करेंगे 1 बचेगा 6, 7 2 जा 14। तो यानी कि लीप ईयर पे 52 वीक्स होते हैं, यानी कि 52 फ्राइडे तो आ गया, उसके अलावा 2 दिन एक्स्ट्रा बचे। तो इन दोनों में से कोई भी 7 में से हो सकते हैं, टोटल डे 7 होते हैं, उसमें से 2 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं, तो फ्राइडे आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7, इसलिए ये स्टेटमेंट है ट्रू। फिर जो ग्राफ होता है y = 0, वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि अगर y = 0 का ग्राफ है तो वो x को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर x = 0 का है तो वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। जब यहाँ पर y 0 है, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो जो भी प्रेजेंटेशन होगा वो x एक्सिस का बताएगा, इसलिए ये फॉल्स है। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसकी रूट्स चेक करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करते हैं। x² - 7x + 12 = 0। तो ऐसे फैक्टर्स 12 के जिसको प्लस करने पर माइनस का 7 आए, तो 4 3 = 12 और -4x - 3, -4 - 3 -7 होता है, और 4 3 = 12 होता है। यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालना है, x कॉमन, अंदर बचा x - 4, यहाँ पे -3 कॉमन, अंदर बचा x - 4 = 0। तो ये आया x - 4 x - 3 = 0, x - 4 = 0 और x - 3 = 0। तो x = 4 और x = 3, तो 3 और 4 दोनों ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बनेंगे, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ट्रू। फिर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल आर इतने गिवन है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, अब ये फॉर्मूला याद रखना, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हमको ढूंढने हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है कि जो 3 हमको वर्टाइसेस देके रखे, तो उसके तीनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाय 3 और तीनों y कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाय 3। तो कर देते हैं 7 + 7 + 3 डिवाइड बाय 3, और y में 6 + 3 + 3 डिवाइड बाय 3। तो 7 + 7 कितना होगा, 14, 14 + 3 कितना होता है, 17/3। ठीक है, और ये आया 6 + 3 9, और ये 12/3, 3 1 = 3, 3 4 = 12। तो कोऑर्डिनेट्स आए 17/3, x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है 4।
17/3 और 4, देखो 17/4 लिखा है तो ये गलत है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना याद रखना था, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। आंसर आया 17/3 और 4, लेकिन यहाँ 17/4 लिखा था तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, चलो answer the following questions in one sentence. The ratio of surface area of two sphere is 1:2, then find the ratio of their volumes. अच्छा, surface area of a sphere का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। ठीक है, surface area of sphere 1 upon surface area of sphere 2। तो 4πr², यहाँ r1 लिखेंगे क्योंकि दोनों का रेडियस अलग है, अपॉन 4πr²। 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, क्या बचा? r1² अपॉन r2²। ये है रेशियो। ये वॉल्यूम, ये सरफेस एरिया का रेशियो आया, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है? 1:2। तो इसका मतलब ये हो गया कि r1² अपॉन r2² का जो रेशियो है वो है 1/2। पर हमको तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए r ही चाहिए, है ना? तो इधर पे क्या करेंगे? पूरे में रूट लगा देंगे, यहाँ पे भी लगा देंगे, तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल। तो ये हो गया r1/r2 = 1 बाहर आएगा रूट से तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 बाहर आ नहीं सकता तो वो √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको रेडियस का रेशियो मिल गया। सरफेस एरिया के रेशियो से हमने रेडियस का रेशियो फाइंड कर लिया। अब हमको फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 क्या होता है? 4/3 πr³। 4/3 πr², 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल। फिर r1/r2 का क्यूब करना है। r1 कितना है? 1 का क्यूब करेंगे, अपॉन r2 कितना है? √2, तो √2 का क्यूब करेंगे। 1 का क्यूब 1 ही होता है, और √2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो √2 × √2 2 और √2 एज इट इज, तो नीचे आ जाएगा 2√2। तो रेशियो बना 1:2√2। ओके, रेशियो क्या बना? 1:2√2। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? तो वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज 1:2√2। डन। नेक्स्ट, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन 27 है, इंक्लूडिंग 1 न्यू ऑब्जर्वेशन। मीन ऑफ ऑल दी 6 ऑब्जर्वेशन 29। तो न्यूली एडेड ऑब्जर्वेशन क्या होगा? तो n5 है, उस टाइम पर जो मीन है वो 27 है, फिर एक और इंक्लूड कर दिया इनकी 5 + 1 6, तब जो मीन है वो हो गया 29। तो हमको बताना है जो न्यूली एडेड ऑब्जर्वेशन है वो क्या है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? σx/n, है ना? तो अगर हम x बार इंटू n करेंगे तो σx मिल जाएगा, x बार इंटू n। तो यहाँ करते हैं कि टोटल इधर कितना है, तो σx यहाँ पे कितना आ जाएगा? 27 × 5, 5 7 35, 5 2 10 और 3 13। फिर यहाँ पर σx देखेंगे तो कितना होगा? 6 × 29, 6 9 54, 12 और 5 17। ओके, इनका टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन 135 और इसका 174। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ही न्यूली एडेड ऑब्जर्वेशन होगा। तो न्यूली एडेड ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू 174 - 135। 14 - 5 करेंगे तो आएगा 9, फिर 6 - 3 करेंगे तो आएगा 3। तो जो नया ऑब्जर्वेशन ऐड किया वो कितना है? 39, है ना? 5 ऑब्जर्वेशन थे, एक और ले आए, तो जो एक नया लेकर आए हैं वो क्या होगा? 39। नाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27,300 यील्ड्स, यानी कि जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा। तो b⁴ फाइंड करना है। चेक कर लेते हैं। 27300, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 5 10 और 0,
2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 1 are 2. अच्छा 2 से अब जाएगा नहीं, ऑड नंबर है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से. 3 2 are 6, फिर 3 2 are 6, 3 7 are 21, 3 5 are 15, 3 7 are 21, फिर 17 हो जाएगा, 3 5 are 15. तो अब ये 3 से भी नहीं जा रहा है, अब ये जाएगा 5 से. 5 4 are 20, 5 5 are 25, 5 5 are 25, 5 9 are 45, 5 1 are 5. ठीक है. देन अब 5 से नहीं होगा तो 7 ट्राई करते हैं. 7 1 are 7, 2 बचेगा, 21, 7 3 are 21 और लास्ट में 13 तो प्राइम है तो 13 1 are 13. तो 27300 यानी कि 27,300 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमको मिला 2 into 2 into 3 into 5 into 5 into 7 into 13. तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 13. अब चेक क्या करना है, देखो 2 का स्क्वायर आया, यहाँ 2 की पावर में a है, देयरफॉर a की वैल्यू हमको मिल गई 2. डन. फिर 3 वहाँ पे भी 3 है, 5 स्क्वायर वहाँ पे भी 5 स्क्वायर है, फिर यहाँ पे कुछ गायब है, फिर 13 तो 13 वहाँ पर है. यहाँ मिसिंग क्या है, 7 मिसिंग है, तो इसलिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी. हमको फाइंड करना है b रेस टू a यानी कि 7 रेस टू 2. तो 7 7 का कितना होता है 49. तो बस हमारा आंसर कितना आ गया 49. ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस समझने की देरी है, फिर तो आगे पूरा आसानी से सॉल्व हो ही जाएगा. 20th क्वेश्चन है कि क्या 0.5 एक रूट है इस इक्वेशन का. इज 0.5 अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 0.25. तो कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल से 0 है, इसको यहाँ ले जाओ तो हो जाएगा x² इक्वल्स टू प्लस का 0.25. दोनों जगह रूट लगा दो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो गया x. और 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता है तो 0.25 0.5 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन जब भी हम रूट से बाहर निकालते हैं तो वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी. तो यहाँ पे आएगा इसके जो रूट्स होंगे वो या तो प्लस 0.5 होगा या माइनस 0.5 होगा. तो इसलिए इधर पे प्लस 0.5 लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, यस. यहाँ पे बस इतनी ही पूछा है कि क्या 0.5 इस इक्वेशन का रूट है, तो यस इट इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. डन. चलो नेक्स्ट 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, देन 1 अपॉन बीटा गामा और गामा अल्फा. इसको क्या करना है, सबसे पहले तो एलसीएम लो. इन सब का एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा गामा. फिर जो यहाँ नहीं है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. इधर गामा नहीं है, यहाँ पे अल्फा नहीं है और यहाँ बीटा नहीं है. तो इसको अगर हम देखें तो ये कैसा हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. ठीक है, अब फॉर्मूला याद करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी अपॉन ए. ए कैंसिल हो गए, माइनस माइनस भी गया तो क्या बचा, बी अपॉन डी. ठीक है, तो इसका पूरा सॉल्यूशन हमने किया, फॉर्मूला पुट किया तो लास्ट में हमको मिला b अपॉन डी यानी कि 21 का आंसर है ऑप्शन सी. ठीक है, फिर अल्फा बीटा गामा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है तो वो क्या होता है माइनस डी अपॉन ए यानी कि ऑप्शन बी. ठीक, अल्फा बीटा गामा यानी कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं इनका क्वेश्चन आपको सिर्फ फॉर्मूले के फॉर्म में ही पूछा जाएगा, सॉल्व करने के लिए इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज ही आपको याद रखने हैं. चलो नाउ टेन थीटा, तो इसमें आइडेंटिटी क्या होती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा. तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. पर हमको सिर्फ टेन चाहिए तो दोनों जगह रूट लगा देंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो हमको मिला टेन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। रूट लगा देंगे इधर भी यहाँ भी, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो हमको मिला साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हमारा गाला पेपर 4 का सेक्शन ए स्टैंडर्ड मैथ्स का खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट पेपर का सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और आपको पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।